लोगों को। ओके, चलिए, बड़ा आकस्मिक रूप से अभी हम आ गए हैं ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं और उन लोगों को हम सोचे कि यदि पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन भी कर देते हैं। जिनको जुड़ना होगा जुड़ जाएगा, और बाद में नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे लोग। ओके, आप लोग कंफर्म कर दे कि आवाज जा रही है। ओके, चलिए, अभी के कक्षा में हम प्रीवियस ईयर में संस्कृत में जो पूछे गए हैं पेडागोजी से क्वेश्चन, उस पर जो है डिस्कस करते हैं। गद्यांश तो समझे, उनका अर्थ लगा करके जहां तक जो होगा आप लोग करिएगा। पेडागोजी क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग आराम से बेंच ला लीजिए, बैठ जाइए या इसी पर बैठ जाइए, चप्पल जूता कम पटकिए। ठीक है। चलिए, 16 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। निम्नलिखितेषु या अधोलिखितेषु। ऑनलाइन भी है, थोड़ा आप लोग शांति पूर्वक बैठ जाइए ना, और पीडीएफ को खोल लीजिए, आराम से देखिए। गुड मॉर्निंग सलोनी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग अपने दिए गए पीडीएफ के तीसरे पेज को पलट लीजिए, तीसरा या चौथा पेज, 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। करा निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। निम्नलिखित में किसे सामाजिक उपभाषा कहा जाता है। कस्यापि समुदायस्य अथवा जन समूहस्य भाषा या विशेषता। किसी भी समुदाय या जन समुदाय के भाषा की विशेषता। दूसरा है कस्यापि राज्यस्य देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा। किसी भी राज्य, देश अथवा महाद्वीप की भाषा। तीसरा है भाषा क्षेत्रस्यान्तर्गते कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता। भाषा क्षेत्र स्थान अंतर्गत में किसी भी क्षेत्र के भाषा की विशेषता। चौथा है कस्यापि क्षेत्रस्य लिखिता भाषा साहित्यम च। किसी भी क्षेत्र के लिखित भाषा का साहित्य। तो इसमें क्या कह रहा है, सामाजिक उपभाषा। क्या कह रहा है, सामाजिक उपभाषा। तो सोशल लैंग्वेज किसे कहा जाता है,
तो किसी भी समुदाय या जन समुदाय की जो भाषा होती है उसको हम सोशल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम बदल देते हैं, ठीक है? आंसर तो दिया हुआ है ही, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तब आप लोग इसमें ऑप्शन को चुनिएगा। यदि क्वेश्चन रहता कि निम्नलिखितेषु किम वाणी कथ्यते, निम्नलिखितेषु किम वाणी स्वरूप कथ्यते, निम्नलिखित में किसे वाणी स्वरूप कहा जाता है, यदि यह क्वेश्चन रहता और यही 4 ऑप्शन रहते तो आप लोग किसे चुनते? बिल्कुल आप लोग सही विकल्प दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन को हम चुनते कि भाषा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के भाषा की जो विशेषता है ना, जैसे कि हिंदी भाषा, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी भाषा का टोन, लहजा क्या होता है? अलग अलग होता है। एक ही भाषा की बहुत सारी क्या होती है? वाणी होती है या बोली होती है। लिपि भी बहुत होता है, एक भाषा को बहुत सारे लिपि में लिखा जा सकता है, लेकिन एक ही भाषा की एक से अधिक वाणी या लिपियां होती है। तो क्षेत्र विशेष, किसी भाषा क्षेत्र के क्षेत्र विशेष के भाषा की विशेषता क्या कहलाएगी? वाणी। यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था सामाजिक उपभाषा किसको कहते हैं, तो समुदाय या जन समुदाय की जो भाषा है उनको सामाजिक उपभाषा कहते। दिक्कत कोई? क्लियर हो गया सबको ऑनलाइन वाले? ओके, चलिए आगे देखते हैं। भाषा अस्ति, भाषा है, एका स्वाभाविकी ही भाषा यस्याह व्याकरणम अस्ति, एक स्वाभाविक भाषा जिसमें व्याकरण होते हैं। स्वाभाविक भाषा नास्ति, स्वाभाविकी भाषा नहीं है, भाषा है स्वाभाविक भाषा नहीं है। तीसरा है स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरण नास्ति, स्वाभाविक भाषा जिसमें व्याकरण नहीं है। बधुर समुदाय कृति संकेत समुदाय, न बधिर समुदाय के लिए संकेत भाषा। यदि आपको यहाँ पर ये आंसर नहीं दिया रहता ना, आंसर, और आप ट्रिक से बनाते, किससे बनाते, तो आप नहीं, तो आप लोग जो है सोचते कि व्याकरण को तो सर बोले हैं बिल्कुल वैल्यू नहीं देने के लिए, तो व्याकरण है वाला ऑप्शन को गलत कर देते, अब व्याकरण नहीं है वाले ऑप्शन को सही कर देते ना। तो हर जगह ट्रिक जो है यूज नहीं करता है ना, थोड़ा बहुत आप ट्रिक यूज कीजिए, नहीं कुछ समझ में आए तब ट्रिक का यूज कीजिए। बिल्कुल, लेकिन आपको प्रारंभिक कक्षाओं में व्याकरण पर, हाँ पर बल, हाँ प्रारंभिक कक्षाओं में व्याकरण पर आपको बल नहीं देना है, व्याकरणिक शुद्धता पर बल। लेकिन भाषा क्या है, तो स्वाभाविक भाषा जिसके साथ व्याकरण भी है उसको भाषा कहते हैं। यदि केवल भाषा है व्याकरण नहीं है तो उसको बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा उसको कहेंगे जिसके साथ क्या होगा? व्याकरण भी होगा ना। इसीलिए 17 का क्या होगा? पहला विकल्प। 17 का क्या होगा? अगला है ये बहुभाषा जननी जानन्ति के कथ्यन्ते है, ये बहुभाषा जानन्ति के कथ्यन्ते, जो बहुत भाषा जानते हैं क्या कहलाते हैं? बहुभाषाविदः, बहुभाषा विज्ञानिनः, बहुवक्तारः, एक भाषाविद। उसको बहुभाषाविद कहते हैं कि उसको बहुभाषा विज्ञानी कहते हैं
कि बहु वक्ता यानी अनेक भाषाओं में बोलने वाले कहते हैं कि एक भाषाविद कहते हैं। निश्चित रूप से भाषा के जानकार को भाषाविद कहा जाता है। तो क्या होगा उत्तर? बहुभाषा विदः। क्या होगा? विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषी लोगों से अधिक है ना। कश्चिद् छात्रः विद्यालय शिक्षां स्वमातृभाषायां प्रारभते। कोई छात्र विद्यालय की शिक्षा अपने मातृभाषा में शुरू करता है ना। कश्चिद् छात्रः विद्यालय शिक्षां स्वमातृभाषायां प्रारभते। कोई छात्र अपने विद्यालय की शिक्षा अपने मातृभाषा में शुरू करता है। तत्पश्चात उच्च विद्यालय शिक्षायाः समाप्ति पर्यंतम सह अनेका भाषा जानति। उनके बाद उच्च विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने तक वह अनेक भाषा जानते हैं। भाषा शिक्षण से इयं पद्धति का कथ्यते है। भाषा शिक्षण की यह पद्धति क्या कहलाती है? न मातृभाषा से शुरू करना और माध्यमिक स्तर तक सब भाषा को बहुत सारा भाषा जानना, यह विधि क्या कहलाता है? सी नंबर हो जाएगा न कि मातृभाषा आधारित बहुभाषीयतः, यानी मातृभाषा पर आधारित अनेक भाषा बोलने के लिए सीखना। मातृभाषा से शुरू करते हुए अनेक भाषाओं को सीखना क्या कहलाता है? मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता। आप लोग यह इसमें भी फंस सकते थे। यदि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं रहता तो आप बी नंबर में भी फंस सकते थे कि सर जी तो त्रिभाषा सूत्र बताए थे जिसमें कहे थे कि माध्यमिक स्तर तक 3 भाषा पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग बी नंबर को टिक कर देते, लेकिन करना क्या है? सी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 20 को सामने लाएंगे तब दिखेगा, या आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को इधर उधर कीजिएगा तब दिखेगा न। दक्षिणा तो चाहिए ना सर, कथावाचन शुरू हो गए। चलिए, भाषाया स संलग्नताया अर्थो अस्ति ही न। संलग्न माने जुड़ो न। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ क्या है न? भाषाया स संलग्नताया अर्थो अस्ति, वो जो ऐसे घुमा करके है उसको अ पढ़ते हैं न। तो भाषाया स संलग्नताया अर्थो अस्ति, भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है शिक्षका छात्रे सह कार्यम कुर्वन्ति, शिक्षक छात्रों के साथ कार्य करता है। दूसरा है छात्रा सोद्देश्यम भाषायाः कार्यम कुर्वन्ति, छात्र उद्देश्य पूर्ण भाषा पर काम करता है। छात्र तथा अध्यापक व्याकरण नियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति, छात्र तथा अध्यापक व्याकरण नियमों को मिलकर व्याकरण नियमों पर मिलकर कार्य करते हैं। छात्रा सप्रयासं भाषाया ध्वनि नियमः शिक्षन्ते, छात्र प्रयास पूर्वक भाषा और ध्वनि को सीखते हैं। तो भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है न कि छात्र उद्देश्य सहित भाषा पर कार्य करते, सोद्देश्य कार्य यदि करते हैं न, माने एक लक्ष्य लेकर के यदि भाषा सीखते हैं, तो यही क्या है? भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है। यदि इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता, दूसरा क्वेश्चन इसके बदले हम बोल रहे हैं और यही 4 विकल्प है। क्वेश्चन है भाषा अधिगमः अर्थो अस्ति। क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं? भाषा अधिगमः अर्थो अस्ति। तब इन 4 विकल्पों में आप लोग कौन सा उत्तर देते? क्वेश्चन क्या है? भाषा अधिगमः अर्थो अस्ति। तब इन 4 विकल्पों में क्या उत्तर देते? भाषा अधिगम का अर्थ है।
ऑनलाइन वाले रंजना डी देती, प्रियंका डी देती, सलोनी सी देती, पूजा सी देती, सुनीता ए देती, न बहुत लोग सी देते। अरे बाबा, आप लोगों को रात में भी उतना वीडियो दिए थे देखने के लिए। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में हम 1000 बार अंतर बताए हैं। भाषा अधिगम प्रयास पूर्वक होता है, औपचारिक तरीके से होता है, कॉन्शस माइंड में होता है, और भाषा अर्जन स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से होता है, अनकॉन्शस माइंड में होता है। हम अपनी मातृभाषा का अर्जन करते हैं और अन्य भाषाओं का अधिगम करते हैं। तो भाषा अधिगम अर्थो अस्ति, यदि ऐसा क्वेश्चन रहता तब इनका उत्तर चौथा ऑप्शन होता, छात्रा स्वप्रयासम भाषाया ध्वनिनमा शिक्षन्ति। न छात्र प्रयास पूर्वक भाषा और ध्वनि के नियमों को सीखते हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं ना? अगला है, निम्नलिखितेन केन छात्राः सोद्देश्य भाषाया प्रयोगः कुर्वन्ति। निम्नलिखित में कौन सा छात्र उद्देश्य पूर्वक उद्देश्य सहित भाषा का प्रयोग करता है? न निम्नलिखित में किस केन माने किस लिए हो जाएगा, निम्नलिखित में किस लिए छात्र सोद्देश्य उद्देश्य सहित भाषा का प्रयोग करता है? प्रमाणिक कार्य, प्रमाणिक कार्यों के लिए, अभ्यास के लिए, कविता याद करने के लिए, पाठ के उद्वासन, न पाठ का जो है पाठ को बोलने के लिए उद्देश्य सहित भाषा का प्रयोग बच्चा प्रमाणिक कार्यों के लिए ही करता है न। तो 21 का क्या हो जाएगा? पहला विकल्प। स्मरण तो नहीं होगा, अभ्यास स्मरण नहीं होगा ये, और पाठ को पुनः बोलना तो ये तो नकल करना हो गया ना, संकीर्ण बात हो गया, ये नंबर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। श्रुति घटना नाम सूचनार्थम पत्रिकाम पठति है। श्रुति जो है घटनाओं के सूचनार्थम, अर्थम लगा रहता है तो के लिए होता है, अर्थम माने के लिए। तो श्रुति घटनाओं की सूचना के लिए पत्रिकाम पठति, पठति लट लकार तीता अंति, श्रुति जो है घटनाओं की सूचना के लिए पत्रिका पढ़ती है। तस्या पठनम किम कथ्यते, उनकी पठन को क्या कहा जाएगा? विहंग दृष्टिपातः न सोद्देश्यम पठनम, मनोरंजनाय पठनम, परिवीक्षणम स्कीमिंग। बिल्कुल स्कीमिंग कहलाएगा। हम आप लोगों को वीडियो बना करके भी स्कीमिंग स्क्रीनिंग में अंतर बताए हैं। हम कोई अखबार सब जो पढ़ते हैं तो सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि उनके एक एक वाक्य को बड़ी ध्यान से देखते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं करते, ठीक है। बल्कि सरसरी तौर पर उसको हम क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? स्क्रीनिंग। लेखन भाषणे च प्रयुक्ता शब्दा कथ्यन्ते, लिखने और बोलने में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको कौन सा शब्दावली कहते हैं? उसको सक्रिय शब्दावली कहते हैं। दो तरह का शब्दावली होता है, एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। आप शब्द को जानते हैं न, लेकिन उस शब्द के अर्थ से अच्छी तरह परिचित नहीं है और उनका आप प्रयोग नहीं कर पाते, तो वो कैसी शब्दावली है? निष्क्रिय शब्दावली है। और यदि आप शब्द को जानते हैं, उनके अर्थ और भाव को भी समझते हैं और उनका समुचित प्रयोग भी लिखने बोलने में कर रहे हैं, तो वो कैसी शब्दावली है? सक्रिय शब्दावली। तो यहाँ तो वही कह रहा है कि लेखन भाषणे च प्रयुक्ता शब्दा कथ्यन्ते, लेखन और भाषण में प्रयुक्त शब्द कथन कहलाते हैं। उत्तर क्या होगा?
सक्रिय शब्दावली। निष्क्रिय कब होगा? जब शब्द जानते हैं लेकिन उनका अर्थ बढ़िया से नहीं जानते, उनका हम बोलने लिखने में प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो शब्दावली आपकी कैसी शब्दावली कहलाती है? अगला है निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षमता अस्ति? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। काल्प क्या है? आप लोगों को हम वीडियो बना करके बिक्स और काल्प में अंतर बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं? कि वह भाषा जिनका हम अपने दैनिक जीवन में संप्रेषण में, मौखिक संप्रेषण में प्रयोग करते हैं, उसको बिक्स कहते हैं। बिक्स का क्या होता है? हिंदी आधारभूत अंतर्वैयक्तिक भाषा, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक भाषा दक्षता या भाषा कौशल। काल्प को कहते हैं कॉग्निटिव लैंग्वेज, लिंग्वास्टिक एंड एकेडमिक लैंग्वेज ना, जिनका हम रिटेन में प्रयोग करते हैं, पढ़ाई के दौरान लिखने पढ़ने में जिनका प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? काल्प। क्या कहते हैं? काल्प एकेडमिक लैंग्वेज है और बिक्स सोशल लैंग्वेज है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है और काल्प के बारे में आपको सही विकल्प चुनना है। कह रहा है जन्म दिवसांते दैनिकी लिखनम। जन्म दिवस के अवसर पर जो हम दैनिक रूप से लिखते हैं, उसमें बहुत कठिन भाषा का हम प्रयोग नहीं करते। हम जो डायरी लिखते हैं रेगुलर ना, वो डायरी कैसी भाषा है? बिक्स है। क्या है? बिक्स है ना। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन से जनजीवनी प्रभाव इत्यस्मिन् विषये समाचार पत्र लेखनम। जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर समाचार पत्र में लेख लिखना। तीसरा है समीपस्थ नगरे मनोरंजन उद्याने पर्यटन विशेष पाठ्य वार्तालाप। नजदीक के नगर में मनोरंजन उद्यान पर्यटन के विषय पर सहपाठी के साथ वार्तालाप। चौथा है कस्मिंचित भोजनालय भोजन देश भोजन सूची अध्ययनम। किसी भोजनालय में भोजन देने के लिए जो भोजन की सूची है, रेस्टोरेंट में जाते हैं लिस्ट पकड़ाता है ना आपको कि ये है यहाँ पर, तो वो सब जो दैनिक जीवन में जो भाषा प्रयुक्त होती है, इसमें पहला, तीसरा और चौथा बिक्स का उदाहरण है। लेकिन जलवायु परिवर्तन विषय पर आप समाचार पत्र में लेख लिख रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है? काल्प का। किसका उदाहरण है? काल्प का ना। काल्प हो गया आपको एकदम थोड़ा ऐसी भाषा जिसमें बहुत गहन शब्दावली, अच्छे शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। अपरिचित शब्दों का प्रयोग होता है, जिसकी वाक्य संरचना जटिल होती है, उसको क्या कहते हैं? काल्प कहते हैं। जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो बताइए क्या समझ रहे हैं आप लोग? अपना अपना मैसेज कीजिए। शिवानी समझ रही है, गुड्डी समझ रही है, और कौन कौन है? धीरेन्द्र समझ रहे हैं, खुशबू समझ रही है, रूपा समझ रही है, गुंजन, सलोनी, सनुता, जूही, रंजना, विनोद, मुन्नी, खुशबू, नेहा, जूली, दीपेंद्र कुमार, दीपक, चुन्नी, खुशबू, गुड्डी, संजय, माधुरी, उषा, सुनीता, सविता, बुलबुल, मनी झा, और कोई है? बेबी, सीमा, पूजा, को, पूनम, और कोई है क्लास में? हेलो नहीं सर। है? हाँ कहिए। सर अगर इसका एज पूछा जाए तो कितना होगा सर, काल्प और विक्स का? बिक्स जो है वो आपको 2 बरस के बाद बच्चा बिक्स करना सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि वह कुछ समय के बाद वो चीज लुप्त हो जाता है, लेकिन 2-3 बरस के बाद वो शुरू हो जाता है। और लिखना पढ़ना 5-6 बरस के बाद शुरू होगा ना। 5 से 10 बरस के बाद काल्प पर पकड़ बनेगा। सर बुझ जो गए? विज्ञान से जुड़ा हुआ है सर, हाँ हेलो, जो हाँ हाँ विज्ञान कहिए से ना। नॉलेज से जुड़ा हुआ रहेगा सर, वो काल्प में जाएगा।
हाँ और जो मतलब कि एक दूसरे से बातचीत करना, वार्तालाप करना, वो भी हाँ, जो आप दैनिक जीवन में जो भाषा प्रयोग करते हैं, चाहे वो लिखने में, पढ़ने में हो या वार्तालाप करने में, तो वो विक्स है ना। जैसे आप डायरी लिखते जी हैं दैनिक जीवन में, तो वह विक्स है ना। या आप कॉमन कोई जी चीज सर। लिखते हैं, आज कितना खर्च हुआ, कितना आमदनी हुआ, तो वो विक्स है आपको ना। लेकिन कार्प हो गया जी कि सर। जिसका उपयोग आप एकेडमिक रूप से करते हैं ना, शैक्षणिक कार्यों में करते हैं, वो कार्प है। अंडरस्टैंड? जी सर, समझ गई। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है? चलिए, सबको हेलो। मजा आ रहा है, अच्छी बात है। घर, हाँ, आप लोग ठंडा में आए हैं ना, ये लोग घर बैठे पढ़ रही है। हेलो, हाँ, कहिए। गुड मॉर्निंग सर। आज सर मॉर्निंग। आज सर पंडित जी की तरफ पढ़ रहे हैं, इसीलिए मजा आ रहे हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। लेखनस प्रक्रिया पद्धति सुंदर लेखन किमर्थम आदर्श पद्धति रूपेण यूयम मन्यधम न। कह रहा है, लेखन के प्रक्रिया पद्धति में सुंदर लेखन के लिए कौन सी आदर्श पद्धति निम्नलिखित के मध्य है, यानी निम्नलिखित में है, यानी चार गो जो ऑप्शन दिया है, ये चार गो जो ऑप्शन दिया है, उसमें लेखन के प्रक्रिया पद्धति के अंतर्गत सुंदर लेखन के लिए कौन सी आदर्श पद्धति है न। पहला है, छात्रान सज्जीकरणेन विनय तत्काल में भाषितुम योग्यान करोति। प्रक्रिया पद्धति जो है छात्र को तत्काल जो है भाषण के लिए, भाषा के लिए योग्य करता है। लेखन योग्यता परीक्षितुम प्रक्रिया पद्धति एक बारस उत्पादनम इव भवति। छात्राणाम लेखन प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय भाषा योग्यता परीक्षते। प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखनस विकास बहुविषु अवस्थासु गंतुम छात्रान सक्षमान करोति। बिल्कुल, आप लोगों को प्रक्रिया पद्धति और उत्पाद पद्धति बताए थे ना, चरण दर चरण लिखना, पहले एक उसका आथी तैयार करना, फिर लिखना, फिर संपादित करना न, तब फाइनल रूप से लिखना, वो क्या है आपको प्रक्रिया पद्धति है। और उत्पाद पद्धति है कि समग्र भाषा का अनुकरण करते हुए आपको लिखना सीखना, कैसा पद्धति है, उत्पाद पद्धति है। उत्पाद पद्धति मॉडल अधिगम है। प्रक्रिया पद्धति जो है संरचनावादी है न, इसमें बच्चे खुद से करके क्या कर रहे हैं, स्टेप दर स्टेप सीख रहे हैं। तो प्रक्रिया पद्धति अच्छी है। तो प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखन के विकास के लिए अनेकों अवस्थाओं में बच्चों को ले जाते हैं न, स्टेप दर स्टेप होता है इसमें, और फिर बच्चा जो है लिखना क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला है, निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षण उत्पादन आधारित कार्यम अस्ति न। उत्पादन दो पद्धति बताए, एक प्रक्रिया पद्धति, एक उत्पादन आधारित कार्य क्या है। तो प्रक्रिया पद्धति से आप लिखना सीख लिए, और उनके बाद फिर आप कहीं पर लिख रहे हैं, समाचार पत्र में लिख रहे हैं, या किताब लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी, तो ये क्या होगा, उत्पादन कार्य हो गया ना। यानी भाषा लिखना जो आप सीखे, उनका फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने में, तो उत्पादन कार्य हो गया ना। तो क्या होगा 26 का चौथा ऑप्शन। अगला है, व्याकरणस अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यम अस्ति। व्याकरण के अध्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। व्याकरणस अध्यापन संदर्भे, व्याकरण के, व्याकरण के अध्यापन के संदर्भ में, अध्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला है,
अध्ययनस्य स्रोत रूपेण पाठ्य पुस्तकानां प्रयोगः, न अध्ययन के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। भाषण कार्ये छात्रस्य दोषपूर्ण भाषाया उदाहरणां प्रयोगः, भाषण कार्य में छात्रों के दोषपूर्ण भाषा के उदाहरणों का प्रयोग करना। शब्दानाम तथा संरचनायां प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोगः, शब्द और संरचना के प्रदर्शन के लिए चित्र का उपयोग किया जाता है। अध्यापन विषय उदाहरणाम वाक्य रूपे प्रयोगः, अध्यापन विषय में उदाहरणों का वाक्य रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याकरण के अध्यापन के संदर्भ में आप जो व्याकरण पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनमें क्या गलत है, क्या गलत है। पहला है अध्ययनस्य स्रोत रूपेण पाठ्य पुस्तकानाम उपयोगा, अध्ययन के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तक का क्या करना, प्रयोग करना। तो ये तो हम करते हैं कि नहीं। उसके बाद व्याकरण की कक्षा में जब बच्चे को हम बोलना सिखा रहे होते हैं तो दोषपूर्ण वाक्य कौन सा है, इनका हम उदाहरण देते हैं कि ये अशुद्ध है, इसको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा हम करते हैं। और चौथा जो है कि अध्यापन, तीसरा को बाद में देखते हैं। अध्यापन के विषय में उदाहरण में हम वाक्य रूपों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये सब काम तो हम व्याकरण शिक्षण में करते हैं, लेकिन व्याकरण शिक्षण में हम शब्द और संरचना का चित्र थोड़े बनाते, कोई फिगर थोड़े बनता है। व्याकरण पढ़ाने में ऐसा कोई फिगर तो हम नहीं बनाते हैं, साइंस सब की तरह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो यह व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में क्या है, असत्य है। अगर सत्य रहता तो तीनों हैं? अगर सत्य रहता असत्य तब ए बी और डी हो जाता। भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति है, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक भाषाया लिपि भवति, बिल्कुल क्या है, सत्य है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। ना, क्या सत्य नहीं है। अच्छा, चारों ऑप्शन पर ही प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। पहला ऑप्शन है भाषा के लिए लिपि अनिवार्य नहीं है ना। तीसरा है प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। चौथा है भाषा वह है जिसे बोला जाता है, भाषा मुख्यतः भाष्यते। तो ए नंबर को हम गलत करेंगे। क्या करेंगे, गलत। क्योंकि इसलिए गलत करेंगे क्योंकि भाषाओं की कोई निश्चित लिपि नहीं होती, भाषा की कोई निश्चित लिपि नहीं होती। जानते हैं हमारा देश जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय ये बहस चल रहा था संविधान सभा में कि चलो भाई भाषा तो हम हिंदी अपना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग का मानना था कि लिपि जो है वो रोमन रहना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि लिपि जो है वह देवनागरी रहना चाहिए। न लिपि क्या रहना चाहिए, देवनागरी। या कुछ का कहना था कि लिपि जो है वो क्या रहना चाहिए, रोमन। न उस पर काफी क्या हुआ, बहस हुआ। बहस के बाद ये निकल कर आया सामने कि नहीं, हम हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे। तो लिपि जो है वो भाषा का मोहताज नहीं होती, लिपि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लिपि का अपना क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ऐसा नहीं है कि इस भाषा को हम इसी लिपि में लिखेंगे, यानी प्रत्येक भाषा के लिए एक कोई निर्धारित लिपि नहीं है। मेरे बात को समझ रहे हैं। हम एक भाषा को एक से ज्यादा लिपियों में लिख सकते हैं ना। तो लिपि अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। जिस भाषा को मन होता है जिस लिपि का प्रयोग करना, उस लिपि का वह क्या करते हैं, प्रयोग करते। मेरी बात को समझिए। तो प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये कथन गलत है। हाँ, भाषा लिखने के लिए आपको लिपि की जरूरत है, अनिवार्य है, लेकिन प्रत्येक भाषा का कोई निश्चित लिपि होता है, ये चीज क्या है, गलत है।
किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, तो भाषा के लिए लिपि अनिवार्य है, लेकिन कौन सा लिपि होगा किसी भाषा के लिए वो अनिवार्य नहीं है, वो निर्धारित नहीं। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। अगला है भाषाया शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंचित् पाठे यदि प्रत्येकं पृष्ठं शब्दं लुप्यते तत् कर्तुं किं कथ्यते। करा भाषा शिक्षण परीक्षण के दौरान यदि किसी पाठ में किसी गद्यांश में प्रत्येक छठा शब्द, षष्ठा पद, प्रत्येक छठा शब्द क्या हो जाए, लुप्त कर दे, और विद्यार्थी को कहे कि इस छठे शब्द में क्या करो, उपयुक्त शब्द भरो, तो उसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो क्लोज यदि आपको वैसे दे दिया है यहाँ पर कोष्ट में शब्द लोप, क्या दे दिया है, आप लोगों को नहीं समझते, लेकिन दिमाग लगा देते कि शब्द लोप है, यानी शब्द लुप्त क्या हुआ है ना, कह रहा है। ऐसा तो हम बताए ना, क्लोज टेस्ट नोट में भी बताए हुए हैं ना, कि भाषा के परीक्षण के क्रम में यदि कोई पैसेज दे दिया और उसमें प्रत्येक पांचवा शब्द या प्रत्येक छठा शब्द या प्रत्येक चौथा शब्द छोड़ कर दिया, वहां पर रिक्त स्थान दे दिया और आपको कहा कि इनको क्या कीजिए, भरिए ना, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज टेस्ट। क्या कहलाएगा, क्लोज टेस्ट कहलाएगा। शब्द लोप। हाँ, नाम की पूर्ति कीजिए, वो दोनों एक ही है ना। क्या बोले, उसमें भी तो जैसे दिया हुआ रहता है जो नाम की पूर्ति, आपका आवाजे फ्रेश नहीं आ रहा है। नेटवर्क थोड़ा इस सर हाँ बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं की पूर्ति करे, ये जो दिया हुआ रहता तो वो भी एक ही है ना। तो नहीं, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करे का मतलब होता है कि कोई एक वाक्य दिया गया है मात्र, और उस एक वाक्य में एक या दो शब्द आपको लुप्त है ना, तो उसको कहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब पूरा आपको 10-5 वाक्य एक साथ दिया रहेगा, उसमें बीच बीच में खाली शब्द रहेगा, तब उसको कहेंगे क्लोज टेस्ट। क्या कहेंगे, क्लोज टेस्ट। सर कहानी में भी कहीं कहीं हाँ, दिया हो कोई रहा है तो पैसेज उसको दे भी दिया, पूरा कोई गद्यांश दे दिया, कोई कहानी दे दिया, बीच बीच में आपको एक क्रम से प्रत्येक पांचवा या प्रत्येक छठा शब्द को खाली छोड़ दिया, तो उसको कहेंगे हम क्लोज टेस्ट। यदि केवल एक दो वाक्य है उसमें रिक्त स्थान का पूर्ति हमको कार्य करने, तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कल टेस्ट में ये क्वेश्चन था। नहीं, रिक्त स्थान अलग है, क्लोज अलग है बेबी, ठीक है। रिक्त स्थान हुआ कि केवल एकाध वाक्य रहे, उसमें खाली जगह छोड़ दे और उसमें आपको शब्द भरना हो, तो वह रिक्त स्थान पूर्ति हो गया। लेकिन एक पूरा पैसेज दिया हुआ है, उसमें आपको सीक्वेंस में प्रत्येक पांचवा प्रत्येक चौथा इस तरह से शब्द छोड़ा हुआ है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज टेस्ट कहेंगे। क्लोज लिखल तो अगला रिक्त है, स्थान रहेगा तो रिक्त स्थान होगा ना। इसमें रिक्त स्थान का है ऑप्शन में, लेकिन रिक्त स्थान हम थोड़े नहीं है, बी नंबर नहीं है ना। इसमें क्लोज, इसमें है ना सर क्लोज। एक तो था ऐसा क्वेश्चन जिसमें नहीं था, तो आप बोले थे जो नहीं रहेगा अगर तो तब रिक्त स्थान ले सकते हैं, इसलिए पूछ रहा है जब क्वेश्चन आप ऐसा भी क्लोज, सर जिसमें नहीं रहता। हाँ, तो जब क्लोज वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, तब तो उससे जी कम बेहतर में रिक्त स्थान ले सकते हैं ना। ठीक है जी। तब पढ़ाई चल रही है रूपा? जी पढ़ते हैं, उतना पढ़ते अच्छा हैं, से क्या नहीं हो लगता पा है? रहा है सर, मेरा तबीयत खराब था, इसलिए अच्छा से पढ़ नहीं पा रहे। टेस्ट से देते हैं जो क्वेश्चन सब वो भी नहीं बना पा रहे सर। रोज खाली रिकॉर्डिंग सब देख लेते हैं, वीडियो सब देख लेते हैं, वो नहीं बना पा रहे हैं कल। 29 इधर का एग्जाम भी चंचला चल रहा है आपका सर, इसी वाला बीए अच्छा वाला, तो अच्छा उसमें भी जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मेरा 25 को एग्जाम है सर।
ठीक है, मैनेज करके रिवीजन कीजिए। चंचला आप समूचा रामायण सेंटर पढ़ सर देते हैं चेंज हो सीता। गया सर, ऐसा तो कहाँ नहीं दे था। दिए? सेंटर तो ये मुजफ्फरपुर दे दिया, जबकि दरभंगा हम हाँ, पढ़े थे, तो ऐसा भी होता है। दरभंगा वाला का बहुत का मुजफ्फरपुर दिया है, वो नए और वहाँ दरभंगा पर वाला का सेंटर। मुजफ्फर। हाँ। हाँ, ठीक है, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए सर, हमको भी पास हो जाए अच्छा नंबर से। बिल्कुल, सबको एक तरफ से बहुत बढ़िया से आशीर्वाद है। साल के अंतिम दिन में 2022 और 2023 में और आशीर्वाद दे देंगे तो एकदम पार हो जाएगा। नया साल में भी दीजिएगा अच्छा से। आज तो ठीक है। लास्ट है ना जी। हाँ, आज लास्ट है। लास्टो जरूरी, लास्ट अभी होगा तब ना फिर शुरू होगा। फर्स्ट जी, अभी तो हमको पता ही नहीं चला सबको क्लास हो रंजना, गया। सभी स्टूडेंट को एक साथ आशीर्वाद है। चंचला 29 का जो है दूसरा ऑप्शन होगा, शब्द लोप क्लोज परीक्षण। उस पर बहुत देर से डिस्कस हुआ है, रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा। अगला है 30वां, निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। निम्नलिखित में कौन सा कार्य शिक्षण का मूल्यांकन है? किसका मूल्यांकन? शिक्षण का मूल्यांकन, न शिक्षण। देखिए, शिक्षण का मूल्यांकन है, शिक्षण के लिए मूल्यांकन बताए हुए ना। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन कब होता है? पढ़ाने बाद न। अधिगम के लिए आकलन कब होता है? पढ़ाने के दौरान। तो या तो पढ़ाने के बाद ही हम परियोजना कार्य, दत्त कार्य ये सब देते हैं बच्चों को करने के लिए न, तो क्या हो जाएगा न? हाँ, ए नंबर हो जाएगा। सबको एक तरफ से सभी प्रणाम करने वाले को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो नहीं किए उनको भी, अभी नहीं कि सब आप कमेंट करने लीजिएगा प्रणाम 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 न। चलिए, तो 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए और आगे देखते हैं। गद्यांश तो समझे जैसे तैसे आप लोग खींचिएगा। पेडागोजी सेक्शन को थोड़ा समझा देते हैं अभी। प्रतिदिन में कौन सा समास है? क्या हाल है प्रियंका पांडे? आज तो पहला दिन आप क्लास में जुड़े हैं। इनको अव्ययी भाव समास होगा। प्रति पर सम अनु यथा अभिव्ययानि। प्रति पर सम अनु यथा विव्ययानि। प्रति से प्रतिदिन, प्रतिपल प्रतिक्षण न। पर से परोक्ष से, सम से समक्ष से, यथा से यथाशक्ति, यथा संभव, यथा साध्य। हाँ, प्रति पर सम अनु अनु समीपम न। उपसर्ग होता है, हाँ, जिसमें उपसर्ग हो, ठीक है, जिसमें उपसर्ग होता है वो अभी जनरली होता है। और कोनो ट्रिक सब पता पुरुष समास में जहाँ आपको कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ना, बीच में कारक विभक्ति चिन्ह जहाँ होता है, जैसे कि के लिए का है ना, उसमें कर्ता को छोड़ के होता है। बाकी जो कर्ता और लास्ट विश में आगे होता है उसको छोड़ के बाकी जितना है कारक सबका बीच में लोप होता है। जैसे कि वन गमन, वन गमन, वन के लिए गमन। हेलो सर। हाँ, कहिए। सर एक क्वेश्चन था, निवेश परिकल्पना पीछे था, इस पीडीएफ के पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, कारक का भी आप उसको था तो स्टीफन बताइए। क्रेसन को नहीं पढ़े थे?
पढ़े थे सर, ये ग्राहा वाला कब नहीं का? समझ में आता, नहीं समझे थे सर। अच्छा चलिए देखते हैं। 16 नंबर अगले पीडीएफ का, इसी पीडीएफ में 2 पेज के बाद। निवेशः ग्राह्यः भवितुम् अर्हति, न करा है इनपुट मेथड जो है न, निवेश ग्रहण करना होना चाहिए, किस चीज के लिए हमको अर्हित करता है। पहला, यदि सक्रिय निस्यंदक अल्प प्रभावी अस्ति, प्रवृत्ति स्वीकार का अस्ति तथा प्रेरणा सुदृढ़ अस्ति। दूसरा, यदि निषेधात्मक निस्यंदक अल्प प्रभावी अस्ति तथा प्रवृत्ति स्वीकारातेन सुदृढ़ न। तो निवेश कब दिया जाता है? जो सक्रिय निस्यंदक है न, वो यदि बहुत कम प्रभावी हो न, तो ऐसी स्थिति में जो है हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, निवेश देते हैं, जिनसे बच्चे सीखते हैं। प्रियंका पांडे, न आने का पता न जाने का पता। अभी जो है दिन में जितना देर मन होगा उतना देर पढ़ाएंगे, उनके बाद छुट्टी दे देंगे। बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, उससे सुनिएगा। नहीं दिख रहा है आप लोगों को पीडीएफ? ओके, सबको दिख रहा है। ओके ओके ओके। अगला है उपभाषा न, बीसीए किम कथनम सत्यम नास्ति। उपभाषा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, उपभाषा कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता अस्ति। उपभाषा किसी भी क्षेत्र की भाषा विशेषता होती है। दूसरा है, उपभाषा कस्यापि सामाजिकस्य व्यावसायिकस्य वा समूहस्य भाषा विशेषता अस्ति। उपभाषा किसी भी सामाजिक, व्यवसायी अथवा समूह की भाषा विशेषता होती है। उपभाषा मुख्य भाषा का भाग होती है, यह नवीन भाषा नहीं है। सी नंबर, ठीक है। उपभाषा तस्या एक भाषा परिवारस्य नवीन भाषा अस्ति। उपभाषा किसी भाषा परिवार के अंतर्गत नई भाषा होती है। निश्चित रूप से चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है। भाषा का ही क्षेत्रीय स्वरूप या सामुदायिक स्वरूप क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है न। उपभाषा भाषा का हिस्सा है, पार्ट है। इसको हम समान अर्थ में वाणी भी कहते हैं, ठीक है। तो यह कोई नई भाषा नहीं होती है, यह कोई भाषा परिवार के अंतर्गत यह कोई नई भाषा, बल्कि जो भाषा है उसी भाषा की क्या होती है? उपभाषा होती है। तो चौथा कथन क्या है? गलत है। सी नंबर कह रहा है कि उपभाषा मुख्य भाषा का भाग है, नवीन भाषा यह नहीं है। उपभाषा भाषा का क्या है? मुख्य भाषा का एक भाग है, या कोई नई भाषा नहीं है। तो यह कथन तो बिल्कुल सत्य है, उपभाषा नवीन भाषा नहीं है। लेकिन चौथा कथन कर रहा है कि उपभाषा नवीन भाषा है भाषा परिवार के अंतर्गत। ये बातें क्या है आपको? गलत। पंद्रह में कह रहा है, निम्नलिखितेषु कहना अव्यय असो बिना अपि अन्येद्यो न। अपि बिना अन्येद्यो ये सब क्या है? अव्यय है। और असो अव्यय नहीं है न, क्योंकि असो पर जो है वह लिंग कारक वचन आदि का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। जबकि बी सी डी पर लिंग कारक वचन आदि का प्रभाव
नहीं पड़ता है, इसीलिए असो अव्यय नहीं है। 18 में कह रहा है सप्तमी कक्षाया अध्यापिका छात्रान् भाषांग अध्यापयितुं निम्नलिखितं कार्यं करोति। सब 7वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को भाषा सिखाने के लिए, अध्यापन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। पहला है न, इसमें है पेटिकां स्वफलकात् गृहीत्या माम देहि शीघ्रं भीतिं प्रतिधावित्वा एनां अस्पृशः। न कह रहा है पेटिकां स्वफलकात् गृहीत्वा माम देहि, न यानी अपने किताब वाले पेटी को, बक्सा को के फलक को खोल करके मुझे दो। शीघ्रं भीतिं प्रतिधावित्वा एनांग अस्पृता, जल्दी जल्दी दीवार की तरफ क्या करो, दौड़ो। न शीघ्रं भीतिं धावित्वा, जल्दी दीवार को की तरफ दौड़ो और आईना को छू करके आओ। तो इस सब सिखाने का जो विधि है, इसमें क्या हो रहा है, शारीरिक प्रतिक्रिया हो रही है। न पहला है पेटी का वो स्वफनकात, यहाँ हम दूसरा अर्थ लगाएंगे, पेटी काम स्वफनकात गृहीत्वा माम देहि। न यानी छात्र को कह रहा है कि पेटी से न फल लाकर मुझे क्या करो, दो। पेटी से फल लाकर के मुझे दो। फिर कह रही है दीवार की तरफ दौड़ो और फलना चीज को छू करके आओ। तो इसमें शारीरिक गतिविधि हो रही है ना सीखने की, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिएक्शन। इसको TPR भी कहते हैं। क्या कहते हैं न? अगला है काचिद अध्यापिका स्वकक्षायाम निम्नलिखितं पाठं पठति। कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित पाठ पढ़ती है। सा छात्रान् कथयति, वह छात्रों से कहती है यत् ते पाठं सावधानतया श्रेणयो तदातं यथा निकटम् अनुनिखन्तु न शब्दांश यं पद्धति किं कथ्यते है। क्या कह रहा है, कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित पाठ पढ़ती है, नीचे जो लिखा गया है, उसके बाद छात्रों से कहती है कि इस पाठ को सावधानी पूर्वक सुनो न, और उनके बाद तुम इसको न एकदम अपने शब्द में न छोटा करके क्या करो, लिखो। इयम पद्धति किम कथ्यति, इनको कौन सी पद्धति कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम, यानी समग्र भाषा बताया गया, उसको एकदम सारांश करने के लिए कहा गया। तो ये क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम। सुनने का दो तरह का आपको प्रक्रिया होता है, एक बॉटम टू टॉप, एक टॉप टू बॉटम। यदि समग्र भाषा को सुन करके, समझ करके उसके मुख्य बिंदु को हम कहे लिखने के लिए बच्चों को, तो उसको क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम। यदि जो हम बोल रहे हैं उसमें केवल मुख्य बिंदु को उनको पहले ध्यान देने के लिए कहे कि इसमें जो जो मुख्य बिंदु, मैं जो बोल रहा हूं उनको सुनो, जो मुख्य बिंदु है उनको लिखो, अब बाद में इसको विस्तारित करके पूरा लिखो न। मुख्य बिंदु पहले या बाद में उसको विस्तार से लिख रहा है न, तो ये क्या कहलाएगा, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। यदि केवल मतलब समग्र को पहले सुनेगा बाद में मुख्य बिंदु लिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, टॉप टू बॉटम। तो इसमें क्या होगा, ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन। एक अध्यांश पढ़ने, ये पैसेज पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है ना, केवल इतना से ही काम चल जाएगा कि ये कौन सा प्रक्रिया हुआ। लेकिन जो नहीं समझेगा वो इसको पढ़ेगा, इसका अर्थ लगाएगा ना। यानी श्रुतलेख जो है एक होता है क्या, बॉटम टू टॉप, केवल मुख्य बिंदु को हम लिखे बाद में उसको विस्तारित किए ना। टॉप टू बॉटम में
जो समग्र भाषा उनको ग्रहण किए, फिर उसमें से मुख्य बिंदु को हम अंकित किए। सब विद्यार्थी समझ रहे हैं ना? ओके। हाँ। अगला है द्वयो मित्रयोर मध्यम वार्तालापम पठत। दो मित्र के बीच के वार्तालाप को पढ़िए और वार्तालाप का उद्देश्य जानिए। जो वार्तालाप का उद्देश्य क्या है, पहले वार्तालाप को पढ़िए, बाद में यह निष्कर्ष निकालिए कि वार्तालाप का उद्देश्य क्या है। राहुल कहता है, हाँ तुम कीदृशो असि अहम राहुलो अस्मि। न तुम कौन हो, न कैसे हो, मैं राहुल हूँ। शीला, हाँ अहम समीचीना अस्ति तम त्वम कीदृशो अस्मि। मैं एकदम कुशल हूँ, तुम कैसे हो। राहुल कहता, अहमति सुष्ठु अस्मि न अहम स्वविद्यालये तब स्वागतम करोमि। शीला कहती, अहम प्रसन्ना अस्मि तथा अत्रागत प्रोत्साहिता अस्मि। तो किस तरह का भाषा प्रयोग हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, परिचित हो रहा है। पहले परिचित नहीं है न, तब न राहुल अपना परिचय दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, परिचित हो रहा है। तो क्या कौन सा वार्तालाप हो जाएगा, परस्परम न, यानी शीला राहुल के स्कूल में जाती है। 6 to 8 के लिए स्पेशल संस्कृत नहीं होता है प्रियंका पांडे। इसका कोई अति नहीं है कि 6 to 8 का अलग संस्कृत होगा, 1 to 5 का अलग होगा, सबका एक के होता है। अगला है व्याकरण रूपानाम ज्ञानम तेषां प्रकरणेषु प्रयोगः कथ्यते। व्याकरण के रूपों का, व्याकरण के का ज्ञान और उनके प्रकरण का प्रयोग क्या कहलाता है न। व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण के रूपों का ज्ञान और प्रकरणों में उनका प्रयोग क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, व्याकरण प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। क्या हो जाएगा, व्याकरण प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। अगला है अष्टमी कक्षायाः अध्यापिका रॉयकुमारा वाच्यानि च अध्यापयितुं व्याकरण पठनस्य पाठस्य योजनां निर्मिति। 8वीं कक्षा का अध्यापक रॉय कुमार जो है, कहता है च अध्यापयितुं व्याकरण परियोजना सर्वप्रथम छात्रान् कथां पठितुं प्रेरयति यत्र कर्तृवाचस् कर्मवाचस् रूपाणि बहुन्तया प्रयोजयन्ति स अन्ये उदाहरणे स एकस्मिन् वाक्ये तेषां विषये विमर्शं करोति। कह रहा है कि 8वीं कक्षा का जो अध्यापक है न, वह व्याकरण पाठ अध्यापन के लिए योजना तैयार करता है। वह सबसे पहले छात्रों को न कथा या पाठ क्या करता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फिर वह कहता है कि जो कर्तृवाच और कर्मवाच्य वाला वाक्य है न, जिसका उसमें प्रयोग किया हुआ है, उनको देखो। उनके बाद स अन्य उदाहरणे स एकस्मिन् वाक्ये तेषां विषये विमर्शम करोति। उनके बाद इस विषय पर वह विमर्श करता है न। तो इस पद्धति से यदि वो शिक्षा कर रहा है, माने पढ़ा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। तो बच्चे के कॉन्शसनेस को बढ़ाने के लिए कहा कि पहले पाठ को पढ़ो, कर्तृवाच कर्मवाच वाला चुनो, बाद में उस पर वह डिस्कस कर रहा है। तो कॉन्शसनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा। 1 घंटा हो गया होगा लगता है। चलिए संस्कृत में
जो है आज अभी इतना ही रहने दीजिए, फिर दिन में हम देखते हैं कि कब समय मिलता है। वैसे ये क्वेश्चन 6 to 8 वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि ये उठा करके 1 to 5 में भी पूछ सकता है। दोनों का सिलेबस क्या है आपको सेम है। पेपर 2 का क्यू पेपर भेज दीजिए सर। ठीक है, आज एगो पेपर 1 का भी भेज दीजिए, पेपर 2 का भी भेज दीजिए, जिनको जो बनाना होगा बनाइएगा। निम्नलिखित